हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं यानी कि उसके पार्ट 1 को लेकर आए हैं। संविधान में देखिए अब तक बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसका जो पार्ट 1 है वो कवर करेंगे। 1 से लेकर 25 तक हम जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो संविधान के संशोधन हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो बहुत सारे अब तक हो चुके हैं और उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अमेंडमेंट से भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सबसे पहला हुआ था 1951 में। और देखिए 3 केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में दिए गए जो भी मतलब जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस मामले में उनसे जो उत्पन्न कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए इसको जो था वो पारित किया गया था। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वो कौन से 3 केसेस हैं, पहले इनको जान लेते हैं। तो रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य और मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 3 केसेस ऐसे थे जिनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उससे उत्पन्न जो कठिनाइयाँ हुई थी, है ना, जो भी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो गई थी, उसको दूर करने के लिए पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था। और इसने जो आर्टिकल 19 है उसमें खंड 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, है ना, आर्टिकल 19 क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और भी बहुत सारे हमें फ्रीडम देता है। लेकिन जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो 8 रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं 19 के 2 में, उसी में इसने 3 नए आधार जोड़े हैं रेस्ट्रिक्शन के। देखिए वो कौन से 3 आधार हैं। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और तीसरा है अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो ये 3 जो रेस्ट्रिक्शन हैं ये प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ही जोड़े गए थे। अब रेस्ट्रिक्शन के अलावा और इस अमेंडमेंट ने क्या किया, तो रेस्ट्रिक्शन के अलावा देखिए इस अमेंडमेंट ने 2 नए अनुच्छेद यानी कि 2 नए आर्टिकल्स थे जिनको ऐड किया है, 31A एंड 31B। साथ ही दोनों अनुच्छेदों का उद्देश्य क्या था, इनका किस पर्पज़ से इनको जोड़ा गया था कि जो भूमि सुधार विधियां हैं, जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं, उनको संवैधानिक संरक्षण देना था, है ना, उन्हें कोर्ट में कोई चैलेंज ना कर सके इस आधार पर कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। इसके अलावा अब जो आर्टिकल 15 का नया खंड है 4, एक नया खंड भी जोड़ा गया है, खंड 4 आर्टिकल 15 में। पहले खंड 4 नहीं था, बस 15 में 3 ही खंड थे। तो राज्यों को देखिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार दिया गया है। जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो उसको स्टेट बना सकता है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 15 था उसमें खंड 4 जो था वो बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, जो पिछड़ा वर्ग होता है, वो भी कैसे, जो सोशली और जो एजुकेशनली तरीके से, मतलब जो बैकवर्ड हो, है ना, समाज में सोशली और एजुकेशनली 2 तरीके से अगर पिछड़े हुए हो तो उन नागरिकों की उन्नति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने का जो प्रावधान है वो स्टेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है, देखिए सेकंड वाला, है ना, दूसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1952 में हुआ। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। जो पार्लियामेंट थी उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को तय कर दिया गया ताकि संसद के सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 से ज़्यादा ना हो सके। अब तो 552 है जो टोटल संसद के, जो पार्लियामेंट के सदस्यों की संख्या होती है, लेकिन अब संसद के सदस्यों की संख्या यहाँ पे सिर्फ 500 तक इन्होंने तय कर दी थी। साथ ही ये भी कह दिया गया कि एक सदस्य यानी कि एक मेंबर जो होगा वो 7,50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि एक मेंबर 7,50,000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इससे तय कर दिया गया, है ना। तो ये जो बेसिकली ये वाला जो अमेंडमेंट था वो संसद में राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर किया गया था। नेक्स्ट आता है तीसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो देखिए तीसरे संवैधानिक संशोधन अधिनियम में खास बात क्या थी, तो तीसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1954 में किया गया था, इसने समवर्ती सूची की 43वीं प्रविष्टि में कुछ संशोधन किया था। अब ये समवर्ती सूची क्या है, देखिए जब मैंने शेड्यूल का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें,
उसमें मैंने तीनों सूचियाँ डिस्कस की हैं। मैंने बताया है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 तरह की जो हैं वो सूचियाँ होती हैं। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। तो क्या होता है कि पहले इसमें मुख्य रूप से जो फूड प्रोडक्ट्स होते थे उस पर पूरे कंट्रोल रखने की शक्ति केंद्र सरकार को न देकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए और इसके क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया और सरकार को सभी प्रकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको हर तरह के आवश्यक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण पर पूरा कंट्रोल करने की शक्ति दे दी गई। तो बेसिकली जो तीसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो किस लिए था? सेंटर को पावर देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर वो भी फूड प्रोडक्ट्स पर, चाहे उनका उत्पादन हो, उनकी आपूर्ति हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, है ना, सब चीज़ों पर पूरा कंट्रोल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे दे दिया गया। नेक्स्ट आता है चौथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम। किस लिए किया गया था? 1955 में किया गया था। बेला बनर्जी के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो उत्पन्न कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। और देखिए इससे क्या हुआ, इससे जो आपका आर्टिकल 31A है उसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। साथ ही जो 9वीं अनुसूची थी उसमें बहुत सारे एक्ट जो थे वो ऐड कर लिए गए। 9वीं अनुसूची में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, लैंड रिफॉर्म लॉज हैं, जिनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इस आधार पर कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या उनको कम करते हैं। तो उसमें और सारे जो अधिनियम थे वो उसमें ऐड कर लिए गए। तो बेसिकली ये बस इन्हीं चीज़ों से डील करता है। नेक्स्ट आता है 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1955 में हुआ। अब ये जो अधिनियम ये जो हुआ है 1955 में, इसने क्या चेंजेस किए ये देख लेते हैं। इसने देखिए बेसिकली आर्टिकल 3 में जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक हैं उनको राज्यों को भेजकर उनका मत प्राप्त करने की व्यवस्था थी। यानी कि अगर किसी स्टेट का पुनर्गठन होता है तो उसका जो बिल किसी स्टेट के पास जब भेजा जाता है तो उसके बाद वो स्टेट क्या करता था, अपना मत भेजने के लिए कोई टाइम लिमिट तो था नहीं, वो अनिश्चित काल तक उस बिल को रोक सकता था। कोई टाइम लिमिट था नहीं, जब तक चाहे जब तक उसको रोक सके उस बिल को। लेकिन इससे क्या हो गया कि एक टाइम लिमिट उसका तय कर दिया गया, उस पीरियड को निर्धारित कर दिया गया कि कितने पीरियड के अंदर, कितने टाइम के अंदर स्टेट को जो है वो अपना मत भेजना है, अपनी बात बतानी है कि हाँ राज्य का पुनर्गठन इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। तो स्टेट के पुनर्गठन से संबंधित जो बिल था उसके लिए जो टाइम लिमिट तय करना था वो इससे तय कर दिया गया। नेक्स्ट आता है छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ है। इससे देखिए 7वीं अनुसूची में ही बस कुछ चेंज किया गया। सूची 1 की प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 55 में कुछ चेंजेस किए गए। इतना ज़्यादा खास या इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिहाज से, सिर्फ 7वीं अनुसूची जो थी जिसमें तीनों लिस्ट दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसकी ही सूची 1 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955 में हुआ। इसने क्या किया कि एक आर्टिकल 1 था उसमें संशोधन करके राज्यों में जो 4 कैटेगरीज होती थी स्टेट में, उनको सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और साथ ही स्टेट से संबंधित ये वाला मतलब चेंजेस करने के अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखिए इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड किए गए। जैसे आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की अनुमति दी गई। पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वाले अमेंडमेंट से आर्टिकल 222 में चेंज करके ये तय कर दिया गया कि अब हाई कोर्ट के जज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 226 में देखिए हाई कोर्ट के में जो था वो अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखिए मान लीजिए अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी कारण से अपने पद पर काम ना कर पाएँ या वो छुट्टी ले लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उनके पद पर काम करने के लिए कुछ कार्यवाहक न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक यानी कुछ समय के लिए, जो टेम्परेरी न्यायाधीश होते हैं, तो उसकी जगह पर जब वो पद पर नहीं होते हैं तो तब उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये प्रोविज़न सबसे पहले 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। इसके अलावा 60 साल की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति का भी प्रावधान किया गया, यानी कि जो हाईकोर्ट के जस्टिस जो जजेस होंगे वो 60 साल की आयु में रिटायर हो जाएंगे। 60 साल का टाइम पीरियड जो है वो तय कर दिया गया रिटायरमेंट की एज का। इसके अलावा जो आगे बढ़ाकर इसी एज को 62 कर दिया गया, 62 साल कर दिया गया, लेकिन इससे 60 साल तय किया गया था। अब इससे देखिए और क्या क्या चेंजेस किए गए। एक आर्टिकल 230 में भी चेंज किया गया और 231 में भी चेंज किया गया। पहला चेंज देखिए 230 में क्या किया गया कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को यूनियन टेरिटरी में भी बढ़ा दिया गया।
यानी कि जो हाई कोर्ट होंगे अब उनका जुरिडिक्शन किस पर होगा, यूनियन टेरिटरी पे भी होगा। फॉर सपोज मान लीजिए जो गुजरात है वो एक राज्य है ना, गुजरात एक स्टेट हो गया, और जो आपका जो गोवा है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो मान लीजिए अगर गुजरात का हाई कोर्ट है तो वो गोवा पर भी जुरिडिक्शन रख सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि गोवा एक यूनियन टेरिटरी है और गुजरात एक स्टेट है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो राज्य का हाई कोर्ट है उसको यूनियन टेरिटरी में भी विस्तारित किया जा सकता है, वो उस पर भी जुरिडिक्शन रख सकता है। नेक्स्ट आता है 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का उपबंध। दो स्टेट हैं या दो से ज़्यादा स्टेट हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अलग अलग हो, तो उनके लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये इससे तय कर दिया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आता है वो आता है 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो 1960 में हुआ ये, और इससे विधानमंडलों में जो शेड्यूल कास्ट थे और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन था, जो भी उनके लिए टाइम लिमिट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको और ज़्यादा 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और एंग्लो इंडियन तीनों ही कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट के रिजर्वेशन को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बस ये इसी चीज़ से डील करता है। नेक्स्ट आता है 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1960 में ही हुआ, और इससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इनरी बेरोबारी का मामला था उसमें दिए गए जजमेंट के बाद जो फर्स्ट शेड्यूल था, जो पहली अनुसूची थी, उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए और बेरोबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बेरोबारी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो कौन सा है, तो वो अमेंडमेंट है आपका 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये देखिए इससे क्या हुआ कि 1961 में इसको मतलब किया गया था, और जो पहली अनुसूची थी उसमें देखिए अमेंडमेंट किया गया फिर से पहली अनुसूची, क्योंकि उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट दी हुई है, तो उसी में चेंज करना पड़ता है जब भी कोई नया स्टेट या नई यूनियन टेरिटरी ऐड होती है इंडिया में। तो साथ ही देखिए इसमें क्या होता है कि नए यूनियन टेरिटरी यानी कि जो नया संघराज्य क्षेत्र है दादर और नागर हवेली, उसको शामिल करके उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो बेसिकली ये आपका पहले यूनियन टेरिटरी नहीं थी दादर और नागर हवेली, पहली बार उसे जब इंडिया में शामिल किया गया था तो 10वां अमेंडमेंट करके उसको शामिल किया गया था फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है 11वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1961 में हुआ। इससे क्या हुआ कि ये देखिए बेसिकली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता से डील करता है, और इसमें आर्टिकल 71 में कुछ चेंजेस किए गए और कहा गया कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है उनकी वैधता को हम इस आधार पर ही चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल 54 और 55 में जो निर्वाचक मंडल है वो पूर्ण नहीं है या उसमें कुछ स्थान खाली हैं, कुछ स्थान रिक्त हैं। तो बस ये आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता से ही डील करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। देखिए ये किससे चीज़ के बारे में हमें बताता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे देखिए गोवा और दमन दीव के जो राज्य क्षेत्र थे उनको यूनियन टेरिटरी के रूप में पहली अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। तो गोवा और दमन दीव देखिए दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, और दोनों को ही जब यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया तो उसके लिए 12वां संवैधानिक संशोधन जो है वो करना पड़ा था, तब इन्हें पहली अनुसूची में यूनियन टेरिटरी के रूप में ऐड किया गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गोवा और दमन दीव को कौन से अमेंडमेंट से शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 1962 में किया गया, और इससे जो आपका देखिए नागालैंड राज्य है उसको राज्य के रूप में मानने के लिए, अब तो नागालैंड एक स्टेट है इंडिया का लेकिन पहले स्टेट नहीं था, इसको राज्य के रूप में मानने के लिए समझौता किया गया था, और संविधान में एक नया आर्टिकल भी इसके लिए ऐड किया गया, और साथ ही नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न इससे किए गए। तो बेसिकली ये नागालैंड से डील करता है, और जहाँ जहाँ भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ऐड करने की बात की गई है थोड़ा उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये आ जाते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट को अमेंडमेंट से ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1962 में हुआ। इससे देखिए पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया। तो पौंडीचेरी जो ऐड किया गया था वो 14वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 में किया गया। इससे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ख़ास चीज़ थी वो थी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ा के 62 साल कर दी गई। अब भी 62 साल ही है।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इस एज को बढ़ा के 60 साल कर दिया गया था। अब उसे 60 से 62 किससे किया गया, तो वो किया गया आपका 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। तो 62 जो थी वो रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया गया 62 तक। साथ ही 222 में भी देखिए कुछ चेंजेस किए गए, है ना। क्या किया गया कि जिससे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को किसी दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये वाला प्रोविज़न किससे किया गया, 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किया गया कि उनका ट्रांसफ़र एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 16वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963, जो आर्टिकल 19 का खंड 2 है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन वाला, उसमें एक और रेस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया गया, भारत की प्रभुता और अखंडता। और इस तरह से धीरे धीरे बढ़कर जो रेस्ट्रिक्शन थे वो 8 हो गए, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि लोक व्यवस्था है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, या अपराध करने के लिए किसी को आप उत्प्रेरित करते हैं, तो इस आधार पे आपकी वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आपकी रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। यहाँ पे इसी रेस्ट्रिक्शन में एक और नया आधार जोड़ दिया गया कि अगर वो वाक अभिव्यक्ति भारत की प्रभुता या अखंडता को चोट पहुँचाती है, या ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति कहता है से जो भारत की जो इंटीग्रिटी है, जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, प्रभुता है, अखंडता है, उसको चोट पहुंचाती है या उसके अगेंस्ट है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो निर्बंधन का एक नया आधार इस अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कितने खंडों में, 19 का खंड 2, 3, 4, तीनों खंडों में रेस्ट्रिक्शन का आधार ये जोड़ा गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 1964 में हुआ। इससे क्या हुआ कि आर्टिकल जो 31A था और 9वीं अनुसूची थी, उसमें फिर से कुछ संशोधन किए गए, जिसका उद्देश्य था केरल और मद्रास राज्य के द्वारा जो पारित भूमि सुधार अधिनियम था उनको संवैधानिक संरक्षण देना। यानी कि मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे, ऐसे लॉज थे जिनमें आप कोर्ट में इस आधार पर आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। यहाँ पे इस अमेंडमेंट से जो केरल और जो मद्रास राज्य थे, उन दोनों ने ही कुछ एक्ट को पारित किया था, उनको 9वीं अनुसूची में इससे ऐड किया गया। और इस तरह से 9वीं अनुसूची में जो दिए गए, मैंने आपको जैसे कि ऊपर बताया, उन्हें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद आता है 18वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1966। इसके द्वारा देखिए जो आर्टिकल 3 था उसमें नया खंड जोड़ दिया गया और राज्य शब्द के अंतर्गत अब यूनियन टेरिटरी भी शामिल कर ली गई। बस थोड़ा सा इसमें आर्टिकल 3 का अमेंडमेंट याद रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि राज्य शब्द में यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट आता है 19वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1966 में ये हुआ, और जो 324 था आर्टिकल, उसमें संशोधन करके संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के जो चुनाव संबंधी विवाद थे, जो उनके डिस्प्यूट होते थे कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर या आपके विधानमंडल है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनका जब चुनाव होता है तो उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट के निपटारे की जो शक्ति थी वो हाई कोर्ट को दे दी गई। तो बेसिकली बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के मेंबर्स के चुनाव के बारे में, तो उसकी शक्ति किसको दे दी गई, हाई कोर्ट को दे दी गई। तो इससे ये तय कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 20वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1966। ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ, इसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति होती है या उनके द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो उसको विधि मान्य बनाना था, है ना। जो भी वो जजमेंट देते हैं या उनकी नियुक्ति होती है तो वो भी विधि मान्य होना चाहिए। तो बेसिकली इस वाले अमेंडमेंट से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में प्रोविज़न किए गए, वो भी यूपी के, है ना, जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। नेक्स्ट आता है 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये भी 1966 में हुआ और इससे 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। हम देखिए जो मैंने शेड्यूल वाला वीडियो बनाया था अनुसूचियों वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। मैंने उसमें 8वीं अनुसूची के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि 22 जो भाषाएं हैं वो हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। उन 22 भाषाओं के मैंने नाम भी बताए थे और सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में उस 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, बहुत बार आया हुआ है कि सिंधी को किस अमेंडमेंट से जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषा का दर्जा दिया गया और कौन सी भाषा, 15वीं भाषा के रूप में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 में ये हुआ। इससे मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
जो मेघालय स्टेट था वो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं था, इससे मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 23वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 23वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ और इससे जो आपका 334वां अनुच्छेद है उसमें फिर से संशोधन करके अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी कि जो शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल ट्राइब्स थी, उनके संवैधानिक संरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और 20 साल की जगह पे 30 साल वर्ड जो था वो कर दिया गया। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो संरक्षण था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि उनकी अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 20 साल की जगह कौन सा वर्ड रख दिया गया? 30 साल। तो 20 साल की जगह 30 साल शब्द रख दिया गया। सिर्फ उनको संवैधानिक संरक्षण के देने के बारे में ही ये वाला जो अमेंडमेंट है वो डील करता है। नेक्स्ट आता है 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में इसका जिक्र हो जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और देखिए कब हुआ? 1971 में हुआ और केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के ने इस संशोधन को विधि मान्य भी ठहराया था। केशवानंद भारती का जो केस है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो उसके बाद ही इसमें मतलब इस केस में जो था कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को विधि मान्य ठहराया था। कोर्ट ने में इसको चैलेंज भी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये अमेंडमेंट बिल्कुल सही किया गया है। और इस संशोधन से जो आर्टिकल देखिए 13 है और जो आर्टिकल 368 था उसमें संशोधन किया गया था। 13 में तो एक नया खंड जोड़कर ये तय कर दिया गया कि 13 के अर्थ में जो विधि शब्द है और जो 368 में जो पारित मतलब 368 में जो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें विधि की परिभाषा में वो अमेंडमेंट भी आता है ना। तो आर्टिकल 13 में आपको अगर ध्यान हो, मैंने आर्टिकल 13 पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। मैंने उसमें बताया है कि आर्टिकल 13 में विधि की डेफिनेशन दी गई है, विधि की परिभाषा दी गई है। तो इस अमेंडमेंट से ये कह दिया गया कि अगर 368 में संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो वो जो वर्ड होगा संविधान में संशोधन का वो भी उस विधि की डेफिनेशन में आ जाएगा, उस लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगा, है ना। इससे बस ये तय कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। अब इससे देखिए आर्टिकल जो 31C था उसको ऐड किया गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो नया आर्टिकल ऐड किया गया था वो इसी से ऐड किया गया था। और देखिए साथ ही इसमें क्या हुआ कि नीति निर्देशक तत्व को जो प्रभावित करने वाली विधियां हैं, जो लॉज हैं, उनकी विधि मान्यता को आप इस आधार पर ही चुनौती नहीं दे सकते हैं कि वो आर्टिकल 14, 19 और जो आपका 21 है, सॉरी यहाँ पे 21 है, 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या उनको कम करती हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नया आर्टिकल ऐड किया गया था 31 जो C था, देखिए दो जो 31A और B जो थे वो तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। जो तीसरा था 31C वो 25वें से ऐड किया गया था। और नीति निर्देशक तत्वों को जो भी लॉज प्रभावित करते हैं उनकी विधि को, विधि मान्यता को आप चुनौती इस आधार पर नहीं दे सकते हैं कि वो इन तीनों आर्टिकल्स में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं या उसको कम करती हैं। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पे पार्ट 1। जितने भी अभी तक संशोधन हुए हैं उसका पार्ट 1 था ये। 1 से लेके 25 तक अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे देखे और मैंने 1 से लेके 25 तक जितने भी अमेंडमेंट थे वो आपको के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स इन 25 अमेंडमेंट्स में से जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आगे आने वाली वीडियो में मैं पार्ट 2 करके अगला जो अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर आऊँगी और साथ ही इसी तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बताऊँगी कि कौन से उन अमेंडमेंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।